हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12वीं में जो पढ़े थे उससे आगे का। तो आज हम लोग इसमें चैप्टर 3 में पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखा था। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है उसी के साथ किसी भी इलेक्ट्रोड को, चाहे वो एनोड के रूप में हो या कैथोड के रूप में, अगर जोड़ते हैं और उसके बाद उसका विभव जो ज्ञात करते हैं तो उसमें जो भी विभव मिलेगा उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 ज्ञात करने के लिए उसको SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर एनोड की जगह हम लोग, जैसे इसमें दिया है, एनोड के जगह में जिंक का इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है तो इसमें कैथोड की जगह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगर हम लोग कैथोड की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे तो एनोड की जगह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखते हैं। इस प्रकार जो किसी भी हम लोग इलेक्ट्रोड लेंगे उसका मानक अपचयन विभव निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जिंक और Zn2+, इसका मतलब है कि जो जिंक की छड़ है और जिंक 2+ आयन के विलयन में डूबी हुई है, और ये जो पूरा अर्ध इलेक्ट्रोड जो बनाता है, इलेक्ट्रोड बनाता है या अर्ध सेल बनाता है, उस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव निकालना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 1 मोलर सांद्रण वाले जो जिंक आयन का विलयन लेंगे उसमें जिंक की छड़ को डुबाते हैं तो क्या बनता है, जिंक का इलेक्ट्रोड बनता है। और इसको किससे जोड़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। उसके बाद इसमें इसकी पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है उसका स्ट्रक्चर। तो इसमें यह है, हमारे एनोड की जगह क्या लिया गया है, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के 1 मोलर विलयन में डुबाया गया है। और यहाँ पे कैथोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में लिया गया है, जहाँ पे ये कैथोड का काम करेगा। और बीच में दोनों के यहाँ लवण सेतु को जोड़ा गया है और यहाँ पे जो ग्लास उल को लगा दिया गया है जिससे इसकी सांद्रता में ये परिवर्तन ना कर सके। उसके बाद इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, ये एनोड का काम कर रहा है जिंक, तो जिंक में ऑक्सीकरण होगा तो जिंक क्या बनाएगा, जिंक 2+ आयन में चेंज हो जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए एरो द्वारा बताया गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करता है और इसी परिपथ से होते हुए इलेक्ट्रॉन किधर आता है, कैथोड की ओर प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो कैथोड में हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर ग्रहण करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, H2+ के रूप में, जो H+ के रूप में रहता है वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से वोल्ट मीटर में अपना रीडिंग यहाँ पे दिखाएगा कि जितना भी इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उसके आधार पे यहाँ पे इसका जो भी विभव होगा उस विभव को इस वोल्ट मीटर में दिखाता है। और यहाँ पे 0.76 भी लिखा है, इसका मतलब है कि भी माने वोल्ट। तो इस विभव मापी में वोल्ट का मान इसमें 0.76 मिलता है। तो यही है इसका संरचना। तो इस एनोड में ऑक्सीकरण होगा और इसमें होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अपचयन की क्रिया। तो इस दोनों जो सेल की अभिक्रिया है, पूरे सेल की अभिक्रिया, इसको हम लोग प्रदर्शित करने के लिए यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से सेल को प्रदर्शित करते हैं। तो जिंक किसके रूप में है, सॉलिड के रूप में है, तो ये है Zns। फिर ये ऑक्सीकृत होकर के विलयन में जाएगा Zn2+ के रूप में
और इसकी सांद्रता कितनी है 1 मोलर, माने कि जिंक की जो छड़ है जिंक के विलयन में डूबा हुआ है 1 मोलर में। उसके बाद बीच में लवण सेतु लिया गया है और इधर क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में अपचयन होता है और वो कैथोड के रूप में है, इसलिए यहाँ पे H+ का 1 मोलर सॉल्यूशन है जो हाइड्रोजन गैस के संपर्क में है। तो ये इस सेल का प्रदर्शन हो गया। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे ये तो हो गया जिंक के साथ अगर हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे उस स्थिति में। और अगर देखते हैं अगर हम लोग इसको बाद में देखेंगे जब कॉपर के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे, तो पहले इसके आधार पे देखेंगे। तो अभी जो हम लोग ये संरचना देखे इसमें जो जिंक में अभिक्रिया होगी वो यहाँ पे है। जिंक में सबसे पहले सॉलिड रूप में है जो कि जिंक आयन में परिवर्तित होगा, तो Zn2+ बनाता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जिंक Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, माने कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद इसमें जो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए थे उसमें अपचयन की अभिक्रिया होगी, तो जो हाइड्रोजन 2+ हाइड्रोजन जो है H+ आयन के रूप में है विलयन में एक्वा सॉल्यूशन में, वो क्या करेगा जो जिंक इलेक्ट्रॉन निकाला है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और H2 गैस के रूप में बन जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, ये अपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सेल में होने वाली कुल अभिक्रिया। तो इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो Zn सॉलिड के रूप में था पहले और हाइड्रोजन H+ के रूप में था। ये दोनों मिलकर क्या बनाए, जिंक इस रूप में आ गया 2+ के रूप में और हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो ये हो गई पूरी उसकी अभिक्रिया। उसके बाद अगर हम लोग EMF, अब जो सेल देखे थे उसका हम लोग विद्युत वाहक बल या EMF किससे निकालेंगे, विभवमापी जो हम लोग मैं दिखाई थी यहाँ पे विभवमापी है या वोल्ट मीटर है, उसके द्वारा यहाँ से वोल्ट इसका निकाला गया था। तो इस सेल का जो विभवमापी की सहायता से मापने पे क्या मिला था 0.76 वोल्ट मिला था। तो इसको हम लोग अब पूरे सेल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो राइट साइड में कैथोड रहता है तो ये हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 लेफ्ट की साइड में एनोड। अब इसमें E0 यहाँ पे E0 सेल निकालेंगे तो जो कैथोड में जो अभिक्रिया हुई उसको यहाँ लिखेंगे और एनोड में जो अभिक्रिया हुई उसको यहाँ लिखेंगे। तो जो कैथोड में अपचयन की अभिक्रिया होती है माने कि H+ H2 में चेंज होता है और एनोड में ऑक्सीकरण होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि एनोड में तो ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पे Zn और Zn2+ लिखाना चाहिए। लेकिन जब हम लोग विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो इसको हमेशा अपचयन विभव के रूप में ही लिखा जाता है, माने ये किसी भी रूप में रहे जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हमेशा अपचयन विभव के रूप में ही लिखते हैं, इसलिए इसको लिखे हैं Zn2+ और Zn। ये तो हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे कि जिंक, अब इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या क्या हमको पता है तीनों में। हाइड्रोजन का क्या होता है स्टैंडर्ड है, तो इसका जो विभव का मान होता है हमेशा 0 होता है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 लगा है। और E0 सेल हमें क्या प्राप्त हुआ था अभी वोल्ट मीटर से 0.76 वोल्ट। अब इसी का हम लोग को पता नहीं है तो इसका निकालना है, इसलिए इसको जैसे के तैसे यहाँ लिखे। उसके बाद इसका निकालना है तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये जो पूरा पद है ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये जो माइनस था इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.76 वोल्ट। तो 0 तो 0 है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये जो हो गया ये था जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव।
ये अपचयन विभव होता अगर यहाँ पे 0 नहीं रहता, तो E0 लिखा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, जिंक के लिए मानक अपचयन विभव का मान जो कि ऋणात्मक मिल रहा है। तो ये हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव या EMF की गणना। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे इसी में, तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर होता है उसको कैथोड के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग SHE माने कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब जोड़ेंगे तो कॉपर यहाँ पे कैथोड का काम करेगा और जो SHE है वो एनोड का काम करेगा। तो इसकी संरचना देखते हैं, यह है इसकी संरचना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एनोड के जगह पे क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे कॉपर क्या का काम कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है, जिसमें कॉपर की छड़ 1 मोल कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें 1 मोलर HCl का विलयन रहता है। दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ भी लवण सेतु उपयोग हुआ है और इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया किस में होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होगी और अपचयन की क्रिया कैथोड में होगी माने कि कॉपर इलेक्ट्रोड में। तो यहाँ से ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है H2 से क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा और H प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और इस परिपथ से गति करते हुए किधर जाता है, इधर होते हुए कैथोड में, कैथोड की ओर आता है और यहाँ पे जो Cu2 प्लस के रूप में रहेगा कॉपर आयन, उसको क्या करेगा, अपचयित करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा माने कि एनोड से कैथोड की ओर होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इसमें दोनों इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण इस वोल्ट मीटर में नोट होगा, अपना रीडिंग आएगा। तो यहाँ से वोल्ट मीटर का जो रीडिंग इसमें मिलता है वो है 0.34 वोल्ट। तो अब इसको देखते हैं कि इसको पूरे सेल को कैसे हम लोग अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एनोड पे सबसे पहले ये अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हैं तो जो H2 गैस के रूप में है वो पहले क्या बनाएगा, यहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी तो H प्लस आयन बनाएगा और 2H H2 है तो 2 हाइड्रोजन 2H बनाएगा प्लस के रूप में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अब यही इलेक्ट्रॉन परिपथ से होते हुए कहाँ जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे जाने के बाद Cu2 प्लस था कैथोड कॉपर आयन जो था विलयन में, उसको ये क्या करेगा, अपचयित करेगा। अपचयित करने के बाद ये कॉपर का ठोस रूप में, सॉलिड रूप में कॉपर बनाता है। तो ये हो गया उसका अभिक्रिया। इसको पूरे एक साथ लिखने पे ये इस साइड को एक साथ लिखेंगे और इस साइड को एक साथ, और ये इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है इसलिए इसको गायब करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यही है H2G गैस के रूप में प्लस Cu2 प्लस एक्वा सॉल्यूशन। ये हाइड्रोजन कैंसिल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2H प्लस और ये Cus का Cus। तो ये हो गया सेल की अभिक्रिया। उसके बाद इसमें जो सेल का विभव मापी द्वारा हमको EMF क्या मिला था, 0.34 वोल्ट। तो अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो सेल का मिल गया पूरा पूरा। 3 चीज़ ज्ञात करना रहता है, पहले सेल का विभव या EMF, दूसरा इलेक्ट्रोड का EMF और तीसरा कैथोड का EMF। तो इसमें पूरे सेल का क्या मिला है, 0.34, पहला पता चल गया। दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हैं उसका तो हमेशा 0 होता है, ये भी पता चल गया।
अब यहाँ पर निकालना क्या है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड लिए हैं उसके लिए विभवमापी या E0 का मान निकालना है। तो उसके लिए समीकरण देखते हैं। तो E सेल बराबर क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। तो E0 माने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हैं, तो इसको भी स्टैंडर्ड अवस्था में देखते हैं क्योंकि 1-1 मोलर सॉल्यूशन वाला था ये सेल। तो E0 सेल बराबर हो जाएगा वही E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होगा। तो कैथोड यहाँ पे क्या लिया गया था, कॉपर। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा E के फॉर्म में जब लिखेंगे इसको अर्ध सेल को, तो हमेशा अपचयन के रूप में ही लिखते हैं, माने अपचयन विभव के रूप में ही लिखेंगे या रिड्यूसिंग के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो इसलिए इसमें प्लस वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद रिड्यूस होकर जो बनेगा उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉपर अपचयित होता है तो Cu2+ और Cu बनाएगा बाद में। और जो हाइड्रोजन है यहाँ तो ऑक्सीकरण हो रहा था, फिर भी इसको मैं बोली अभी कि इसको हमेशा अपचयित फॉर्म में ही लिखा जाता है, इसलिए H+ को पहले लिखेंगे और H2 को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब का मान पुट करते जाते हैं जो जो मिला है हमको। तो E0 सेल का मान यहाँ क्या मिला था वोल्ट मीटर से, यहाँ से 0.34 वोल्ट, तो इसको रखे। अब इसका मान हमको नहीं पता है अभी, तो इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे, माइनस करके H+ और H2 यहाँ पे दिया है, इसका मान क्या मिला 0। ये 0 रहता है, SHE का है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0 रखेंगे। अब इसमें पक्षांतर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, नहीं ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में होना था, इसको भी -0.34। तो इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E02 + Cu, या फिर यहाँ से इस 0 को हटा दें, इतने को, ये तो 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी समीकरण को हम लोग पक्ष उलट दिए हैं, बस इक्वल के दोनों साइड को अदला बदली हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा E0 Cu2 + Cu = 0.34 V। तो यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड था उसके लिए मानक अपचयन विभव का मान यहाँ से 0.34 वोल्ट मिलता है। तो ये हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। अब यहाँ से इसको दर्शाएंगे कैसे, तो यहाँ पे दिया था उसी को, पहले प्लेटिनम को हम लोग एनोड के रूप में लिए थे तो H2 था, फिर उसमें ऑक्सीकरण हुआ तो H+ बना, तो ये 1 मोलर था। उसके बाद बीच में लवण सेतु था, उसके बाद जो कॉपर कैथोड के रूप में था तो Cu2+ था पहले, तो अपचयित होकर के Cu बनाया, तो ये उसका सेल अभिक्रिया है और यहाँ से उसका मानक अपचयन विभव ज्ञात होता है। ये हो गया ख़त्म। उसके बाद ये वही है अभी बताई, H2 था फिर H+ बना, फिर Cu था, फिर Cu2+ था, फिर Cu बना। ये उसकी सेल अभिक्रिया का जो लिखते हैं वो है सेल अभिक्रिया का प्रदर्शन। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसी में यहाँ तक समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि जो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो जो विद्युत वाहक बल रहता है वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभव का अंतर रहता है, और किस अवस्था में, जब जो सेल का बाहरी परिपथ रहता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो विभव का अंतर है वो कहलाएगा विद्युत वाहक बल। और जब सेल में जो परिपथ रहता है बाह्य परिपथ, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, उस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर ही उसका विभव का अंतर ही उसका विभवांतर कहलाता है। उसके बाद जो सेल से प्राप्त होने वाली अधिकतम वोल्टेज विद्युत वाहक बल कहलाती है, और यह सेल से प्राप्त होने वाली अधिकतम वोल्टेज से
कुछ कम रहता है या थोड़ा कम रहेगा। जो सेल का ईएमएफ की गणना द्वारा किया गया जो ईएमएफ रहता है वह सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम कार्य रहेगा, और यह विभवांतर द्वारा जो कार्य गणना किया जाता है वह सेल के अधिकतम कार्य से कम होता है। उसके बाद जो ईएमएफ या विद्युत वाहक बल है वह विभव मापी द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन जो विभवांतर है उसको वोल्ट मीटर द्वारा मापा जा सकता है। ये हो गया दोनों में अंतर। अब हम लोग आगे देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो सेल का मानक अपचयन विभव रहता है उसके आधार पे जो अलग अलग धातुओं के जो इलेक्ट्रोड रहेंगे उसके मानक अपचयन विभव के आधार पे उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिससे उनकी एक सीरीज बन गई है या श्रेणी बन गई है। उसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर इसका परिभाषा देखेंगे तो ये हो जाएगा तत्वों के मानक अपचयन विभव माने कि E0 या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, किसकी तुलना में, SHE की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी मिलती है। उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। माने किसी भी जो तत्व रहेगा उसका मानक अपचयन विभव किसकी तुलना में, SHE की तुलना में देखते हैं कि वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे एक श्रेणी मिलती है। उसी श्रेणी को बोला जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखते हैं कि इस श्रेणी में किस प्रकार से जो तत्व रहेंगे वो व्यवस्थित रहते हैं। तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी तो इसमें सबसे पहले दिया गया है इलेक्ट्रोड, जो कि किसी भी तत्व का हो सकता है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब तत्व हैं इलेक्ट्रोड जिनका इलेक्ट्रोड बनाने में उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया को बताया गया है। तो अपचयन अभिक्रिया के फॉर्म में ही इसको लिखते हैं बोली थी, इसलिए यहाँ पे मानक अपचयन विभव के आधार पर ही इसको व्यवस्थित किया गया है, इसलिए यहाँ अपचयन रूप में ही इसकी अभिक्रिया को बताया गया है। तो जो लिथियम है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Li बनाता है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के K बनाता है, और बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बेरियम बनाता है। इस प्रकार से पूरे तत्व का यहाँ पे मानक अपचयन विभव का अभिक्रिया दिया गया है दूसरे टेबल कॉलम में। तीसरे कॉलम में जो विभव मापी हम लोग को वोल्ट मीटर से अभी निकाले, वैसे जो वोल्ट में उसका विभव आता है उसको यहाँ पे सबके सामने यहाँ दर्शाया गया है। अब इसमें बताया है कि इस पूरी सीरीज में क्या क्या गुण यहाँ पे बढ़ता है। तो हम लोग एरो यहाँ पे कहाँ दिया गया है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जाएंगे तो किसी भी धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाएगी। माने कि सबसे ऊपर जो रहेगा वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग सकता है तो क्या करेगा, जल्दी ऑक्सीकृत होना, और इलेक्ट्रॉन त्यागना तो एक ही है, तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा माने ऑक्सीकृत होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा त्यागेगा तो ज़्यादा जल्दी ऑक्सीकृत होगा। और अपचायक के रूप में प्रबलता, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है, क्योंकि वह दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा
वो खुद ऑक्सीकृत होगा और दूसरे को क्या करेगा, अपचयित करेगा। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो एक को समझ लिया जाए तो इन दोनों को समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होगी तो खुद तो ऑक्सीकृत होगा, तो ये भी ज़्यादा होगा, और दूसरे को क्या करेगा, अपचयित करेगा, तो अपचायक की प्रबलता भी ज़्यादा होगी। तो ऊपर की ओर जाने से ये तीनों लक्षण बढ़ते जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता यहाँ पे लिथियम में पाई जाती है। और सबसे नीचे क्या दिया है, फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की सबसे कम गुण पाया जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं नीचे की ओर आने पे क्या क्या लक्षण बढ़ता जाएगा। तो ये इधर एरो नीचे की ओर है, तो इसमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, तो नीचे आएंगे तो उसके उल्टा हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो अब ग्रहण कर रहा है माने क्या होता है, ग्रहण करना इलेक्ट्रॉन माने कि अपचयित होना। तो अपचयित होने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। पहला को समझे पहले कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है माने कि वह अपचयित हो रहा है, तो अपचयित होना पहले से ही दूसरा संबंधित है। इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो लेने की प्रवृत्ति इधर बढ़ रही है, तो अपचयित होने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। उसके बाद खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कहीं से निकलेगा तब तो लेगा, तो कहीं से निकल रहा है माने कि दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है। क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। तो ऑक्सीकारक के रूप में प्रबलता भी इधर बढ़ती जाती है, माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो अपचयित होने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रबलता बढ़ती जाती है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसके बारे में अभी पढ़े हम लोग। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें तत्वों के मानक अपचयन विभव अर्थात उसकी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को यह सीरीज प्रदर्शित करता है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वह मानक अपचयन विभव को प्रदर्शित करता है, माने कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति को यह प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो इसमें देखेंगे तो ऊपर की ओर बहुत सारे इधर तत्व हैं और नीचे की ओर भी बहुत सारे तत्व दिए गए हैं, और इन सब के बीच में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को दिया गया है, माने कि हाइड्रोजन दोनों के बीच में है। तो हाइड्रोजन बीच में है H2 के रूप में, तो ये 2H+ के फॉर्म में रहता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर H2 बनाता है। तो इसी को मानक माना गया है जो कि बीच में रहता है, और इसके लिए जो विभव का मान होता है, इलेक्ट्रोड विभव का, वो 0 होता है, इसलिए इसको मानक अवस्था माना गया है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने तत्व हैं सबका माइनस में इलेक्ट्रोड विभव आता है, और उसके जो नीचे हैं उनका प्लस प्लस में इलेक्ट्रोड विभव का मान रहता है। अब देखते हैं जो हाइड्रोजन की तुलना में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को यह सीरीज प्रदर्शित करता है। उसके बाद लिथियम अभी बताई थी सबसे ऊपर रहता है, तो यह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, या इसकी जो क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता सबसे अधिक रहती है, माने कि ये अपचायक होगा। और फ्लोरीन सबसे नीचे रहता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, माने कि जो फ्लोरीन है प्रबल ऑक्सीकारक का काम करेगा। उसके बाद तीसरा आता है श्रेणी में ऊपर की ओर जाने पे ऑक्सीकारक माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है,
क्योंकि वो खुद ऑक्सीकृत होते हैं, इसलिए अपचायक क्षमता बढ़ेगी और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, और जो ऊपर से नीचे की ओर जाने पे अपचायक या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती जाती है। माने सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागेगा और सबसे नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेट से त्यागता है। और श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर रहती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जो माइनस बोल्ट जिसका बोल्ट का मान माइनस में था, वो हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी अम्ल से क्रिया करके। और जो श्रेणी में जो धातुएं श्रेणी में सबसे ऊपर आती हैं वे अपने नीचे वाले धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। माने कोई विलयन लेंगे तो जो ऊपर वाला धातु रहेगा वह नीचे वाले धातु को उस विलयन से विस्थापित करने की क्षमता रखता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है, जबकि अधातुओं की जो क्रियाशीलता का मान है वो बढ़ती जाती है। तो ये था विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।